नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड टेट के लिए 2024 का एक क्या है मॉडल पेपर है आपका, मॉडल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर करा चुके हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए आपसे पूछा गया है। व्यक्तिगत भिन्नता को दूर करना है तो उसके लिए क्या मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना। जहाँ पे भी आपका मानकीकृत पद्धति आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मानकीकृत पद्धति आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक लग रहा है। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। रटन आधारित अधिगम, ठीक है, रटना पे बल देना गलत हो जाएगा। और योगात्मक आकलन मतलब होता है, योगात्मक आकलन मतलब जैसे हमारा जो एनुअल एग्जाम होता है जो लास्ट में होता है, योग मतलब सबका योग करना। तो इसमें बच्चे के क्या है, जो अगर बच्चे को कहीं प्रॉब्लम हो रही है उसका हम क्या है वो नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं योगात्मक आकलन में, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कागज पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए और पुनर्निर्माण पर बल देना चाहिए। कागज पेंसिल आधारित जो परीक्षण होते हैं ये भी आपका गलत माना जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग का विकास के विभिन्न चरणों से भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। कि शरीर का जो विभिन्न अंग हैं वह विकास के साथ साथ ही क्या है, भिन्न भिन्न चरणों में क्या है विकास होता है। जैसा आपका विकास होगा तो शरीर के अंग भी क्या है आपके विकसित होते रहेंगे। विकास का एक आयामी विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया होती है, या फिर आपको पूछा गया है कि विकास की दिशा अधोगामी व शीर्षगामी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो विकास की दिशा होती है वह क्या होती है, अधोगामी। अधोगामी और शीर्षगामी क्या होता है, सबसे पहले शीर्षगामी की बात करते हैं। सपोज ये आपका क्या है, एक बालक है। तो शीर्षगामी यह कहता है कि बालक का विकास सबसे पहले सर से लेकर पाँव होता है। सबसे पहले उसका सर विकास होगा, फिर उसके बाद क्या उसका पाँव विकास होगा। ये आपका शीर्षगामी जो है कहता है। और अधोगामी कहता है कि सबसे पहले बच्चे का जो कंट्रोल होता है वह क्या होता है, उसके सेंट्रल पार्ट पे होता है, यानी उसका सबसे पहले जो जो उसकी बीच का हिस्सा होता है वह डेवलप होता है, फिर बाहर की तरफ विकास क्या है जाता है। ये क्या है, अधोगामी बताता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा, मैंने कहा ये आपका गलत होता है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, सिर्फ जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, केवल आएगा फिर से गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है। देख रहे हैं आप किस प्रकार से आप एलिमिनेशन जो मेथड लगा सकते हैं आपका जो है प्रश्न निकालने के लिए। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, बिल्कुल सही। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें कि सभी बच्चों को क्या है एक समान रूप से देखा जाए, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो डल बच्चा हो, कोई सा भी बच्चा हो, सभी एक जो है कक्षा में पढ़ सकें, इस पर समावेशी शिक्षा बल देता है। योग्यता से परे होकर, ठीक है, सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराना, यही समावेशी शिक्षा होती है। अगला देखते हैं अब हम। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है आपका निहितार्थ देता है सिवाय। सिवाय यानी हमको जो है बहुबुद्धि मतलब गलत ढूंढना है इसमें। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है या फिर विविध तरीके से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित
निहितार्थ देता है सिवाय किसके? बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और हमें क्या है, सिवाय यानी गलत पूछा गया था, तो ये आपका सही है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने संबंधी निरोगिताएं सामान्यतः अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा आपका ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उनमें आपकी सीखने संबंधी निरोगिताएं होती हैं, गलत हो जाएगा। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हो, यानी आपका जीन्स से आपका कोई हेरिडिटी वो होता है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है या फिर लड़कियों की तुलना अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि, यानी जो आईक्यू होता है, आपका औसत आईक्यू जो होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है। उन बच्चों से क्या है, मैं पाई औसत से श्रेष्ठ बच्चों में आपकी क्या है, यहाँ पे पूछा गया है उन बच्चों से अपेक्षा लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ये भी गलत है। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि बच्चों में पाई जाती है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेष जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार से ग्रसित हो, या फिर अधिकतर, ये भी आपका थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इनमें सही कौन सा होगा कि सीखने संबंधी निरोगिताएं क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं, अधिक उन बच्चों में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, यानी वो सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चे तो आपके जो है प्रगतिशील बच्चे होते हैं। ठीक है, इनमें नहीं पाया जाएगा। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में, ये भी गलत है। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है यहाँ पे। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने का सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, यानी 2 बच्चे हैं और एक को आपने अमीर घर में दे दिया, एक को आपने गरीब घर में दे दिया, तो दोनों की बुद्धि लब्धि जो आईक्यू है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल सही है ये कि सामाजिक आर्थिक जो जो आपका बुद्धि लब्धांग होता है वो क्या होता है, आपका आईक्यू को प्रभावित नहीं करता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि प्रकरणों की विविधता, जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्चा में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरण के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, या फिर पाठ्य योजना बनाने की गतिविधियों में शिक्षकों की अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, या फिर विद्यार्थियों की को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने की समान्वित करने के अवसर दिए जाते हैं। जहाँ पे भी आ जाएगा कि अवसर देना विद्यार्थियों को, यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान और बहु संदर्भ अनुप्रयोग करने के लिए उनको क्या है, अवसर देना है। तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके पास है कि अभिकथन और तर्क का प्रश्न है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया, इसलिए पूजा का विकास निश्चित रूप से विलंबित है। ठीक है, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु का सही भविष्यवाणी करते हैं। यानी विकास, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि रूमी जो 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर रही है, लेकिन पूजा जो है 24 महीने में कर रही है, इसलिए पूजा का विकास निश्चित रूप से विलंबित है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम, ये आपका अभिकथन गलत है, क्योंकि क्या है, आपका विकास जो होता है वह क्या होता है, आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे आपका बल देता है। यानी कोई बच्चा आपका जल्दी विकास हो जाता है, किसी का कम विकास होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूजा का विकास क्या है, निश्चित रूप से विलंबित है। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करता है। कि जो आपका विकासात्मक प्रतिमान होता है बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सटीक भविष्यवाणी करता है, ये भी आपका गलत है। तो यानी दोनों आपके गलत हो गए।
अगला प्रश्न कह रहा है कि लेव वाइगोस्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा, वेदन और प्रत्यस्मरण, या फिर सहकर्मी अंतःक्रिया और पाठ, या फिर संप्रभोग तथा कलन विधि का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लेव वाइगोस्की हैं वह किस पर बल देते हैं? वह देते हैं आपकी सहकर्मी अंतःक्रिया। मैंने आपको बताया था कि वाइगोस्की जो है वह समाज पे बल देते हैं कि बच्चा समाज में रह कर के सीखेगा, और भाषा पर बल देते हैं, संस्कृति पर बल देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज में तभी रहेगा जब वह क्या है, सहकर्मी अंतःक्रिया करेगा। बिल्कुल सी ऑप्शन। और पाढ़ मतलब क्या होता है? वाइगोस्की की थ्योरी में क्या हो जाता है, पाढ़ मतलब होता है एक एक टेम्परेरी मदद होती है जो हम बच्चे की करते हैं। सपोज कोई बच्चे को कुछ, सपोज हम एक गणित का एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे को हमने एक प्रॉब्लम दी और वह सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे कुछ हिंट देते हैं जिससे कि वह क्या है, उस प्रश्न को क्या है, सॉल्व कर देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस मदद को हम बोलते हैं पाढ़। ये आपको वाइगोस्की ने कहा था, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर पाते हैं? सृजनात्मक, स्थानिक, तार्किक, गणितीय, या फिर प्रकृतिवाद? प्राकृतिक नहीं होगा। यहाँ से आपको पूछा गया है कि बुद्धि वाले बच्चे व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ साथ कार्य कर पाते तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान करवाते हैं। प्रतीकों का परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये किसकी बुद्धि होती है? ये होती है आपकी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। आपका जैसा आपका जो है, आपकी किस पे पाई जाती है? आपका जो आर्किटेक्ट होता है, जो घर का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उन पे ये बुद्धि पाई जाती है। कहाँ पे कितने कमरे आएंगे, कहाँ पे क्या बनेगा, तो मतलब प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्थानिक बुद्धि पे, आपका जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। एक शिक्षक अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथकीकरण करना, पृथकीकरण यानी उन्हें अलग करना गलत हो जाएगा। शारीरिक और दृष्टि के दिव्यांग बच्चों के लिए उनके प्रस्ताविक विशेष स्कूल में भेजकर या फिर कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित कर जिसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, यानी कंपटीशन को बढ़ावा देना गलत हो जाएगा। और यहाँ पूछा कि यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि शारीरिक और दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, ये भी आपका गलत है। इसका आपका जो है पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपके पास कि उपकरण और सहायक तकनीकों की पहुंच की को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? यानी आपका उपकरण और सहायक तकनीक जो आप उपयोग कर रहे हैं उससे किसकी मदद होगी? दृष्टिबाधित बच्चे के, बिल्कुल सही। जो बच्चा आपका न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ADHD इसे हम बोलते हैं, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बिल्कुल उस बच्चे की मदद भी होगी। वह विद्यार्थी जो प्रत्यक्ष स्मृति किया घात है, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही हो जाएगा। असाधारण प्रतिभा वाले छात्र के लिए भी वो मदद होगी, बिल्कुल इसका, यानी सभी बच्चों के लिए वह क्या उपयोगी होगा आपका, बिल्कुल इसका क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अभिकथन और तर्क का प्रश्न फिर से आ गया आपका कि शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की उपेक्षा की जाती है और जो पहले वे जानते हैं कि बीच का संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। बिल्कुल सही, आपका सही है कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चा जानता है और जो बच्चा नहीं जानता है उसके बीच का जो गैप है उसे फुलफिल करेगा आपका। पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये तो आपका गलत है कि जो पुराना ज्ञान है वह नए ज्ञान में आपका मतलब कोई भूमिका नहीं निभाता है, तो ये तो आपका गलत है, यानी अभिकथन सही है और उसका कारण क्या है, आपका गलत है। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? यानी लेव वाइगोस्की के अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को एक शिक्षक जो है नज़र में रखता है तो उसे क्या है, किस विधि का उपयोग करना चाहिए बच्चे के जो है
आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय जो आपके एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानकीकृत परीक्षा जहाँ पे भी आ जाएगी ये आपका गलत माना जाता है। मानकीकृत परीक्षण आपका गलत माना जाता है। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण यानी याद करने के लिए कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और बहुविकल्पी प्रश्न भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत के हिसाब से सोचना है। यानी सहयोगी प्रोजेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या है, जब सहयोगी प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपस में क्या है, सहयोग करेगा एक दूसरे का। जब वो समाज में रहेगा तभी तो सहयोग करेगा, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सहयोगी प्रोजेक्ट इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वो सामाजिक सिद्धांत से आपका बोला गया है लेव वाइगोत्स्की के। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आता है? ठीक है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है। तो यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत में आता है? दंड, आज्ञाकारिता अनुकूलन या फिर सामाजिक संकोचक अनुकूलन, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन या फिर कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब अच्छा लड़का और अच्छा लड़की जो आपका अनुकूलन है, ये आपका कौन सा लेवल 3 का है। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उन्हें नामित किया जाए। अंकों के आधार पर बांटना गलत। बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का पालन करें, गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बोला मानक तरीके जहाँ पे भी आ जाएंगे ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके जो है दृष्टिकोण को महत्व दे, एक शिक्षा का काम होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यार्थियों पर भार बढ़ा देगा या फिर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। बिल्कुल ठीक है। एक काल्पनिक लक्ष्य है कि अगर आप जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपनी शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें शामिल करते हो, तो यह क्या है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, गलत हो जाएगा। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, कि अगर आप उन बच्चों को अपन नॉर्मल स्कूल में जोड़ोगे तो वह और बच्चों के लिए हानिकारक होगा, गलत हो जाएगा। विद्यालयों पर भार पड़ेगा, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? चलो इसे उनके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक किया है। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। कि विद्यार्थियों को कहे कि भीतरी प्रेरणा यानी उनके भीतर से प्रेरणा आनी है। तो इसमें पहला कह रहा है कि चलो इस काम को पूरा करो, कि उन्होंने समाप्त कर दिया, यानी ये बाहरी मोटिवेशन दे रहा है कि उन बच्चों ने जल्दी कर दिया और आप भी क्या है इस कार्य को जल्दी से करो। तो ये क्या है, बाहर से ही प्रेरणा दे रहा है, बाहरी प्रेरणा है ये, तो गलत हो जाएगा। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो, यानी किसी दूसरे को देखने के लिए बोल रहा है कि उससे सीखो, यानी ये बाहरी मोटिवेशन है। काम जल्दी करो और एक टॉफ़ी मिलेगी, यानी अगर आपको टॉफ़ी मिलेगी तो ये क्या है, बाहरी प्रेरणा है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, ये क्या है, भीतरी प्रेरणा है। बिल्कुल ये आपका सही आंसर है कि शिक्षक इसमें क्या है, भीतर से प्रेरणा दे रहा है कि करने की कोशिश करो, ठीक है, इस काम को। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रेवा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि एनसीएफ 2005 जो है वह किस पर बल देता है, आपसे पूछा गया है। सत्तावादी पर, अधिनायकीय पर, अनुमति परक पर या फिर सुविधादाता। एक शिक्षक को किस प्रकार का
होना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो शिक्षक जो होता है उसे क्या है, एक सुविधा दाता होना चाहिए, यानी फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, आपका एनसीएफ 2005 कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। लिंग क्या है, एक जैविक संरचना है, एक शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, या फिर सामाजिक संरचना है। तो लिंग क्या है आपसे पूछा गया है, जैविक संरचना है, ठीक है, या फिर शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, या फिर सामाजिक संरचना है। तो लिंग जो होता है वह क्या है आपका, जो है सामाजिक संरचना है। आपका लिंग जो है सामाजिक संरचना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी इसे हम क्या बोलते हैं, आपका लिंग जो क्या है, एक सामाजिक संरचना है। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षण छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? कि समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा में है आपका? प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, या फिर शिक्षक केंद्रित? शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, ये होगा आपका प्रगतिशील कक्षा में, जहाँ बच्चे को भी मौका मिल रहा है बोलने का और शिक्षक भी क्या है, एक जो है सुविधादाता के रूप में कार्य कर रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक व लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयोग प्रथा क्या कहलाती है? लैंगिक स्थिरता, लैंगिक समता, लैंगिक पूर्वाग्रह, या फिर लैंगिक सशक्तिकरण? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा कि आप क्या है, लड़कों को खेलने के लिए आप क्या है अक्सर कार देते हो, और लड़कियों को क्या है गुड़िया खेलने के। तो ये पहले से ही क्या है, जेंडर, ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु उपयुक्त संयोजन समिति का सही युग्म है? ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, लंबी अवधि की फिल्म दिखाएंगे आप उस बच्चे को, यानी जिस बच्चे को क्या है ध्यान अभाव सक्रियता विकार है, उसे आप लंबी अवधि की फिल्म दिखाएंगे। ऑटिज्म, जितना हो सके एक ही योजना के साथ कार्य करते रहना, डिसकैलकुलस, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न देना, या फिर वाक बाधिता आकलन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करना? कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समर्थन हेतु उपयुक्त संयोजन नीति का सही युग्म है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कि डिसकैलकुलस, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न। ये आपका सॉरी, ये गलत हो जाएगा आपका। वाक बाधिता आकलन के केवल मौखिक रूप से स्वीकार करना, ठीक है। यानी वाक, यानी जिस बच्चे को क्या है बोलने से दिक्कत है, आप क्या है उसे आकलन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करना। ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑटिज्म, जितना हो सके एक ही योजना से कार्य करना, इसका कौन सा हो जाएगा आपका? इसका ये हो जाएगा, ऑटिज्म हो जाएगा। ऑटिज्म यानी होता है आपका स्वलीनता, जितना हो सके एक ही योजना पे कार्य करना, क्योंकि बच्चा क्या है, ऑटिज्म क्या हो जाता है, बच्चा क्या है अपने में ही लीन रहता है। तो ऐसे बच्चों को क्या है एक ही कार्य की योजना दिखाना। पहला कह रहा है कि ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, यानी लंबी अवधि की फिल्म दिखाना, ये होता है कि बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा है और आप उसे क्या है लंबी फिल्म दिखा रहे हो, गलत हो जाएगा। डिसकैलकुलर, यानी बच्चे को गणित से प्रॉब्लम है और आप उसे जटिल प्रश्न दे रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। वाक वैधता, ठीक है, आकलन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षकों निर्णय लेने के लिए छात्रों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीखे स्थान किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये दोनों आपके सही हैं। अगला देखते हैं हम, त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रियाओं में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, गलत। जो आपकी गलतियां करते हैं बच्चे, उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, गलत। एक शिक्षक को पुरस्कार और दंड का उपयोग, पुरस्कार और दंड जहां पे भी आ जाएगा ये भी आपका गलत होता है। त्रुटियों पर चर्चा और विशेषणों द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी अपनी त्रुटि की स्वयं खोज करें और उसमें सुधार करने की सक्षम नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कि त्रुटियों पर हमें क्या है चर्चा करनी चाहिए और विशेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, बिल्कुल। तीसरा आपका सही आंसर है।
अगला देखते हैं, एक विद्यार्थी कुछ संप्रेतों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताब पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, गलत हो जाएगा। परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य नहीं, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य या फिर परिहार उन्मुख लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य नहीं है, ये हो जाएगा प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? आपसे पूछा गया है। कठोर पाठ्यक्रम, गलत। बहुविषयक और समग्र शिक्षा, बिल्कुल सही। परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, गलत। और आकलन के लिए योगात्मक तरीकों का अपनाना, गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा पर बल देना, यानी दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे की किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकता है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक, औपचारिक संज्ञानात्मक, यानी जिसे हम आपका अमूर्त संज्ञानात्मक इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकता है? आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जो आपकी क्या हो जाती है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था हो जाती है। बच्चा इसमें 11 से ऊपर की आपकी एज हो जाती है और वो क्या है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लैब आयोग के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहा जा सकता है? ठीक है, अनुकरण, अनुकूलन, पाठ या फिर आत्मसातकरण। ठीक है, एक विद्यार्थी, मैंने आपको बताया कि एक विद्यार्थी की सपोज कोई सवाल कर रहा है और शिक्षक क्या है, उसकी भाषा को सरल करने के लिए उसे संकेत दे रही है, यानी टेम्परेरी हेल्प कर रही है। तो ये क्या कहलाया जाता है? ये पाठ कहलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका रिपीट हो जाता है ये। बुद्धिलब्धि आईक्यू जो परीक्षण की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे बुद्धिलब्धि जो है आलोचना क्यों की जाती है? सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, परीक्षण निष्पादन तथा पर्यावरण कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, या फिर स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन की में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। इसलिए की जाती है क्योंकि सांस्कृतिक विविधता, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वह क्या है, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है, बुद्धिलब्धि परीक्षण आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, यहाँ पे जो है पूछा गया है कि बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचना इसलिए, जहाँ पे पूछा गया आलोचना, सॉरी यहाँ पे क्या है, आलोचना क्यों करते हैं हम उसकी, कि सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल सही। बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के देखते हैं, बिल्कुल सही। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरण कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, ये हमें क्या है, गलत पूछा गया था। ठीक है, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, परीक्षणों की आलोचना इसलिए करते हैं, यानी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमें क्या है, गलत ढूंढना है। ठीक है, कई बार ये, बहुत बार आपका ये प्रश्न गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आलोचना देखनी है हमको, यानी गलत क्या कहा गया है। तो ये बुद्धिलब्धि जो होता है वह क्या है, पर्यावरण कार्यों जो आपका कारक होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखता है, उन्हें नज़रअंदाज करता है, इसलिए उसकी क्या है, आलोचना की जाती है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न आपके यूटेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा ही एमसीक्यू आपको मिलता रहेगा अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।